हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बता दूं, अपन ने पिछली रविवार को यानी कि संडे को बेकारी शब्दों को कंप्लीट कर लिया था। सभी प्रकार के बेकारी शब्द पढ़ लिए थे, जिसमें मैंने बताया था बेकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से धीरे धीरे हमने लास्ट में क्रिया को पढ़ा था, क्रिया के प्रकारों को पढ़ा था। इस प्रकार से हमने बेकारी शब्द को कंप्लीट कर लिया था। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा उसी से संबंधित यानी कि आगे का टॉपिक अभिकारी शब्दों पर चर्चा करेंगे कि अभिकारी शब्द कितने होते हैं। इन सभी को बारी बारी से दोस्तों पढ़ते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद ये सभी शब्द विचार के ही टॉपिक हैं। शब्द विचार को पढ़ने के बाद अपन वाक्य विचार स्टार्ट करेंगे। वाक्य विचार पढ़ने के बाद समास पर आएंगे। इस प्रकार से अपनी हिंदी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, अभी कुछ शब्द विचार पढ़ने के बाद मैंने बताया था कि आधी हिंदी समथिंग कवर हो जाती है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा अभिकारी शब्दों के ऊपर। तो दोस्तों, अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो हम क्या पढ़ेंगे? अभिकारी शब्द। किस पर चर्चा करेंगे दोस्तों? अभिकारी शब्दों के ऊपर। उम्मीद है आपको ऊपर तक दिख रहा होगा अभिकारी शब्द। मैंने आपको बताया था कि रूप परिवर्तन की इकाइयाँ कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और उसमें से फिर मैंने बेकारी और अबेकारी पर चर्चा किया था। तो बेकारी शब्दों में बताया था जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाए या चेंजेज आ जाए तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? बेकारी। और यदि इनके आधार पर परिवर्तित ना हो तो वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके बारे में क्या लिख दूँ? अभिकारी शब्दों में जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित ना हो, यानी कि इनके आधार पर ना बदल सकें, परिवर्तित ना हो, इसी को दोस्तों अव्यय भी बोलते हैं। मैंने ये भी बताया था। और इसी को अभिकारी शब्द भी बोलते हैं। अभिकारी शब्द कहते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित ना हो। क्योंकि ये शब्द परिवर्तन की इकाई मैंने बताया था कितनी होती हैं? 4। फिर इसके बाद बेकारी शब्दों के बारे में चर्चा किया था कि 4। तो अभिकारी शब्द में बताया जो इनके आधार पर परिवर्तित ना हो तो वो सब क्या हैं? अभिकारी शब्द हैं। अब हम अभिकारी शब्दों के प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे कि अभिकारी शब्द कितने होते हैं। तो अभिकारी शब्द वैसे तो कहा जाए 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि अभिकारी शब्द कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? पहला हो जाएगा क्रिया विशेषण। पहला अभिकारी शब्द क्रिया विशेषण। दूसरा अभिकारी शब्द संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। यानी कि संबंध बोधक अव्यय लिख दूँ मैं। क्या लिख दूँ? संबंध बोधक अव्यय। अव्यय को ही अभिकारी शब्द बोलते हैं। तीसरा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। और एक कौन सा होता है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। और यदि दोस्तों हम इसमें से एक को और शामिल कर देते हैं तो 5 हो जाते हैं निपात। लेकिन आपसे हिंदी में पूछा जाए तो कितने लगाने हैं? 4 प्रकार ही लगाने हैं। अव्यय या अभिकारी शब्द कितने होते हैं? 4 प्रकार ही होते हैं। अब हम धीरे धीरे पहले अभिकारी शब्द यानी कि क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। पहला अभिकारी शब्द किसके बारे में? क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा होगी।
फिर इसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इस प्रकार से धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। पहला अभिकारी शब्द किसके ऊपर चर्चा करेंगे? क्रिया विशेषण के ऊपर। मैंने क्रिया विशेषण को क्रिया के टॉपिक में बताया होगा कि दोस्तों जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो इसके लिए क्या बोल सकता हूँ? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लिख दूं मैं, राधा धीरे चलती है। देखिएगा, चलना क्या हुई? क्रिया। ये क्या हुई? क्रिया। कैसी चलती है? धीरे। इसको अंडरलाइन किया तो इसकी क्या विशेषता है? कैसी चलती है? धीरे। तो ये क्या शब्द हुआ? धीरे शब्द क्रिया विशेषण। कौन सा शब्द हो गया? क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण बहुत तेज़ बोलता है, तो बोलने की विशेषता कैसी है? तेज़ बोलना। मैं धीरे लिखता हूँ, तो लिखने की विशेषता कैसी है? धीरे है। मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ? अच्छा या बुरा, जैसा भी है, तो ये क्या है? पढ़ाने की विशेषता है। तो क्रिया विशेषण। अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि आवश्यकता या महत्व के बारे में जान ले। इसके बारे में, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता या महत्व बोल दें किसको? क्रिया विशेषण की आवश्यकता या महत्व। इसके लिए मैं देखना पहला पॉइंट क्या लिखूँगा, यानी कि एक क्रिया, ये आश्चर्यचकित करने देने वाला पॉइंट लिख रहा हूँ। आपने इस पॉइंट को अभी तक नहीं सुना होगा और पढ़ा भी नहीं होगा। यानी कि एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। अब वो कैसे? देखना, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर दोस्तों, कौन सा शब्द लिख दूं? जैसे मैंने लिख दिया बहुत, बहुत, बहुत चालाक, बहुत चालाक बालक, बहुत बहुत। अलग अलग पेन लिखने का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। बहुत तेज बोलते हैं, तो इसको समझिएगा थोड़ा। मैंने क्या बताया आपको? ये एग्जाम्पल लिखा, बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं। देखिए, जो मैंने ये शब्द लिखा है बालक, बालक तो क्या हो गया अपना? कर्ता या उद्देश्य। और कर्ता यानी कि बालक की क्या है? विशेषता है। ये क्या हुई? कर्ता। कर्ता को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। तो बालक कैसा है? चालाक है। इसको अंडरलाइन किया जाए तो ये शब्द क्या है? चालाक शब्द अपना। चालाक शब्द क्या हो गया? किसकी विशेषता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते थे अपन? विशेषण। तो ये शब्द क्या है? विशेषण है। और चालाक बालक कैसा है? कैसा चालाक है? बहुत है। यदि बहुत को अंडरलाइन किया जाए तो बहुत शब्द क्या है? ये किसकी विशेषता है? विशेषण की। तो बालक कैसा है? चालाक। तो ये कैसा है? उद्देश्य विशेषण। और फिर विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो मैंने बताया था विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? तो परिविशेषण। तो ये क्या है? परिविशेषण। ये शब्द हो गया परिविशेषण का। और अब देखिएगा बोलना। यहाँ पर बोलना शब्द क्या है? ये क्रिया। ये शब्द क्या है? क्रिया। और ये तेज क्या है? विशेषता है किसकी?
क्रिया की अभी मैंने बताया, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। तो तेज कैसा है? बालक तेज बोलता है, तो ये तेज शब्द क्या हुआ? क्रिया विशेषण। क्या शब्द हो गया ये? क्रिया विशेषण। अब देखिएगा, और यदि बहुत को अंडरलाइन किया जाए इस शब्द को, बहुत शब्द को, तो बहुत शब्द क्या है इसमें? तेज। तेज कैसा है? बहुत। बहुत कैसा है? तेज। तो इसमें से ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए तो वो भी क्रिया विशेषण, वो भी क्रिया विशेषण है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मैंने इसमें आपको क्या लिखा कि क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए तो वो शब्द भी क्या कहलाता है? अपना क्रिया विशेषण ही शब्द कहलाता है, ना कि क्रिया प्रविशेषण। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है कि विशेषण की विशेषता बताए तो वो प्रविशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताए तो वो क्रिया प्रविशेषण होगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो भी क्रिया विशेषण ही होगा। तो इसका आंसर भी बहुत शब्द क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिएगा, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। संज्ञा पढ़ा दिया मैंने, सर्वनाम पढ़ा दिया, विशेषण भी पढ़ा दिया है और क्रिया भी पढ़ा दिया है। अपना चर्चा चल रही है क्रिया विशेषण के ऊपर। तो इसमें भी देखिएगा, यदि शब्द संज्ञा की विशेषता बताए तो उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। यानी कि इसको क्या बोलेंगे? विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण। ये बताया था मैंने। और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण शब्द बोला जाता है और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण। ये आज ही मैंने चर्चा किया है और उस दिन भी थोड़ा बहुत चर्चा कर दिया था। और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए तो उसको भी क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण बोलेंगे, ना कि क्रिया प्रविशेषण। तो इसको भी क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिया विशेषण। लेकिन आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है क्रिया प्रविशेषण, क्रिया प्रविशेषण। तो इसका आंसर ये आपको नहीं लगाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपने शायद, उम्मीद है, पहली बार ही सुना होगा। अब दूसरा पॉइंट मैं लिखूँगा, यानी कि क्रिया विशेषण क्या करते हैं? क्रिया की स्वीकृति को भी बताते हैं। क्रिया विशेषण पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, क्रिया विशेषण क्या करेंगे? क्रिया की स्वीकृति बताते हैं। अब वो कैसी स्वीकृति बताते हैं, जैसे इसको भी उदाहरण की मदद से समझ लीजिए। जैसे मैं कह दूं आ जाइए, या तो स्वीकृति को बताए, या हाँ जाओ यहाँ से, तो क्या लिख दूं मैं? जैसे हाँ जाओ। इस प्रकार से शब्द, ये आप सब शब्द जानते हैं, मुझे इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं अगला पॉइंट लिखूंगा, यानी कि ये निषेधता को भी बताते हैं, मना कर देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिख दूं? निषेधता को बताते हैं। तो मैं रफ कर रहा हूँ, तीसरे पॉइंट पर चर्चा करूँगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट में क्या लिखूं? निषेधता। निषेधता को बताते हैं। अब वो निषेधता कैसे बताएंगे? जैसे, यानी कि मना कर देते हैं। निषेधता ये नकारात्मक शब्द है। जैसे मत जाओ, जैसे वहाँ पे लिखा था जाओ, तो यहाँ पे लिख दूँ मत जाओ। तो ये किसको बताया? निषेधता को मना कर रहा है कि मत जाओ यहाँ से। चौथा पॉइंट लिख दूँ मैं, यानी कि निश्चितता का भी बोध कराते हैं। ये किसका? निश्चितता को बताते हैं। जैसे लिख दूँ इसके लिए
आज वर्षा होगी। तो ये क्या है, निश्चितता को बता रहा है कि वर्षा कब होगी, आज होगी। तो निश्चितता का भी बोध करा रहा है और ये अनिश्चितता को भी बताता है। किसको बताता है, अनिश्चितता को भी बताने का प्रयास करता है। यानी कि 5वां पॉइंट क्या लिख दूँ, क्या बताता है, अनिश्चितता को बताते हैं ये शब्द क्रिया विशेषण। अब वो कैसे, जैसे अनिश्चित कैसे, शायद आएगी, यानी कि शायद बारिश आएगी। तो ये कैसा है, अनिश्चित है, ना कि कोई इस पर निश्चित बात नहीं की जा सकती कि आएगी ही आएगी, शायद आ सकती है, ऐसे हम उम्मीद जता सकते हैं। तो निश्चितता को बताते हैं और ये समय की अवधि को भी बताता है। तो छठा पॉइंट लिख दूँ, समय की अवधि भी बताता है। यानी कि छठा पॉइंट क्या करेगा, ये समय की अवधि को बताते हैं। अगला पॉइंट क्या लिख दूँ, समय की अवधि को बताते हैं। जैसे ये कैसी समय की अवधि को बताएंगे, या ऐसे लिख दूँ, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो समय की अवधि को भी बता रहा है और ये क्रिया के होने का स्थान भी बताते हैं कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ। क्रिया के होने का स्थान। 7वां क्या लिख दूँ, क्रिया के होने का स्थान भी बताता है। वो कैसे, इसका भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे मोहन छत पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, छत पर। तो ये क्या हुआ, स्थान हुआ, यानी कि स्थान को भी बताती है क्रिया विशेषण। तो स्थान को भी बताएगा और ये किसको बताएगा, क्रिया के होने की दिशा को भी बताता है। किसको, दिशा को, कि किस दिशा में है। वो कैसे, जैसे मेरी ओर देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी ओर देखो। तो ये क्या है, दिशा है। तो 8वां पॉइंट में क्या लिख दूँ, क्रिया की दिशा को भी किसको बताता है, ये क्रिया के होने वाली दिशा को, क्रिया की दिशा को भी बताता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या लिख दूँ, मेरी ओर देखो। ये दोस्तों आपको मैंने समझाया है, लेकिन यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये सब आपको जानकारी नहीं होगी तो आप आगे तक नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि आपसे ये पूछा जा सकता है, उदाहरण दे करके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें ये कौन सा है। वो अंडरलाइन कर देगा धीरे शब्द को या चलने को। तो चलना तो क्रिया है, धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। तो इसको क्रिया विशेषण मानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ से हम आगे का बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे हमसे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार के बारे में धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार, तरीके की धीरे धीरे से चर्चा करते चलेंगे। दोस्तों क्रिया विशेषण कैसा है, ये अविकारी शब्द है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जबकि क्रिया शब्द विकारी है। यहाँ से आपको कन्फ्यूजन कराया जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4। वो कौन कौन से, वो भी देखिएगा। पहले मैं एक साथ लिख दूँ।
फिर बारी बारी से एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला होता है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा प्रकार या ऐसा लिख दें, पहले परिमाण को पढ़ लेंगे। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। फिर चौथा प्रकार क्या रहेगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अभी धीरे धीरे मैं एक एक की चर्चा करूंगा। ये क्रिया विशेषण के प्रकार हुए। अब थोड़ा सा इसका भी बैकग्राउंड समझ लीजिएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा? ये किसको बताएगा? समय को। और ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण में किसको बताएगा? स्थान या दिशा को। फिर इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण में ये किसको बताएगा? मात्रा को। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण को ये किसको बताएगा? ढंग या तरीका। और यही स्वीकृति को भी बताते हैं। किसको? स्वीकृति, निषेधता, निषेधता और निश्चितता का भी बोध कराते हैं। निश्चितता, इन सभी को क्या कहेंगे हम? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आपने समझा। कालवाचक क्रिया विशेषण में किसको बताएगा? समय को बताएगा। तो वहाँ पर कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान को बताएगा। परिमाणवाचक में परिमाण को बताएगा। रीतिवाचक में तरीके को बताएगा। अब हमें धीरे धीरे इनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। अब मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो एक एक के बारे में धीरे धीरे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे। क्योंकि आज की क्लास भी दोस्तों थोड़ी क्या हो सकती है? लंबी क्लास हो सकती है। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा? ये किसको बताता है? समय को बताता है, यानी क्रिया के होने वाले समय को बताएगा। किसको? क्रिया के होने वाले समय को बताता है। अब वो समय कैसे बताएगा? जैसे मैं लिख दूं, राम आ जाएगा। उदाहरण क्या लिख दूं? राम आज आएगा। तो आज शब्द को अंडरलाइन किया। किसको? आज को। तो आज शब्द क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। वो है कल जाएगी। दूसरा ये उदाहरण भी लिख लो। मैं दोस्तों दो उदाहरण दे रहा हूँ। सीता कल जाएगी। तो कल शब्द को अंडरलाइन किया गया। तो कल क्या हो जाएगा? कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। उम्मीद है आपको कालवाचक क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा। यानी कि हम इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यदि हम इस वाक्य में प्रश्न बनाएं, और वो प्रश्न कैसे, कब से प्रश्न करें, यानी कि वो कब आएगा, कब जाएगा, और आपको उत्तर मिल जाए, तो वो किसका होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ? क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करना, यानी कि इसके लिए पॉइंट है आपके लिए। क्रिया में कब लगाकर क्या लगा दें? कब लगाकर प्रश्न करना, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो कालवाचक जैसे मैं कब कैसे लगाऊंगा? राम कब आएगा? तो आंसर आ रहा है, आ जाएगा। सीता कब जाएगी? तो कब जाएगी? कल जाएगी। तो आपको आंसर मिल रहा है। तो कब लगा करके वाक्य में चेक कर लेना। यदि कब लगाने पर आपको आंसर मिल रहा है तो वो किस में जाएगा?
कालवाचक क्रिया विशेषण में इसके लिए कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं, मैं वो शब्द भी लिख दूं। जैसे लिख दूं आज, कल, वार, आज, कल, आज, कल, वार, माह, माह शब्द हो गया, सप्ताह। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। पक्ष, वर्ष, बजे, इस प्रकार से पक्ष शब्द भी आ सकता है। पक्ष, वर्ष और बजे ऐसे शब्द सब आएंगे। तो ये शब्द किसको बताएंगे? समय की अवधि को। ऐसे शब्द आपको दिख जाएं तो ये किसको बताएंगे? समय की अवधि को। तो वहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब हम अगली चर्चा करेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के। यानी कि अगला प्रकार पढ़ेंगे दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के ऊपर चर्चा करेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण तो ये किसको बताएगा? क्रिया के होने के स्थान या दिशा को, क्रिया के होने के स्थान या दिशा को बताते हैं। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इसके लिए उदाहरण लिख दूं मैं तो ही, जैसे सीता छत पर खड़ी है। कहाँ खड़ी है दोस्तों? छत पर खड़ी है। तो छत क्या हुआ? स्थान। तो ये क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? और इसमें एक विभक्ति भी आ रही है, पर, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण। और अधिकरण विभक्ति में क्या होते हैं? में, पे, पर विभक्ति होती है। यानी कि अधिकरण में, पे, पर विभक्ति आती है। सभी लिख दूं, अधिकरण, अधिकरण में, पे, पर, में, पे और पर विभक्ति, ये विभक्ति आएगी इस प्रकार से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं इसी को लिख दूं। देखना दोस्तों, आपसे क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं इसी क्वेश्चन में, और अलग किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, मैं दोनों क्वेश्चनों की चर्चा कर लूं। जैसे मैं लिख दूं मोहन आज शाम, मोहन आज, शायद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, मोहन आज शाम कानपुर जाएगा। अब देखिएगा आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। यदि यहाँ पर अंडरलाइन करें तो कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि कब जाएगा? शाम को। आज को अंडरलाइन करें तो ये भी किसको बताएगा? मोहन आज शाम कानपुर जाएगा। तो ये कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी मैंने बताया कब जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा ये शब्द। और यदि आपसे इस शब्द को अंडरलाइन कर दे, किसको? तो कानपुर को। यदि इसको शब्द पूछा जाए, ये कानपुर शब्द क्या है? तो ये कानपुर क्या है? ये स्थान है। तो कानपुर में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो मैंने दो क्रिया विशेषण आपको पढ़ाए, और वो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपके समझ को चलना पड़ेगा। यानी कि आपसे क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब हम अगले प्रकार की चर्चा करेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। इसमें क्या होगा? क्रिया के होने की मात्रा को बताएंगे ये शब्द। अगला प्रकार तीसरा,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा प्रकार देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये क्रिया के होने की मात्रा को बताता है। किसको? क्रिया के होने की मात्रा को, क्रिया की मात्रा बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। आपसे दोस्तों परिभाषाओं से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपसे क्वेश्चन एग्जाम्पल दे करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। शब्द को अंडरलाइन करके उसमें पूछा जाता है ये क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं लिख दूं, राम बहुत सोता है, गीता बहुत पढ़ती है, ऐसे शब्द आ सकते हैं। यानी कि राम बहुत सोता है, गीता कम पढ़ती है, ऐसा लिख दें, कम पढ़ती है, गीता कम पढ़ती है। तो ये बहुत शब्द क्या हुआ, कैसा है? बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और कम शब्द भी क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जैसे कैसे शब्द आएंगे, ज़्यादा, कम, थोड़ा, जरा, जरा सा, ऐसे शब्द आएंगे। शब्द कैसे इसमें आपको देखने के मिलेंगे, जैसे ज़्यादा, कम, थोड़ा, जरा, जरा सा, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पर कौन सा शब्द वो होगा? विशेषण, क्रिया विशेषण का प्रकार कौन सा होगा? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि ये किसको बता रहा है? परिमाण को बता रहा है कि ज़्यादा कितना है, ज़्यादा है या कम है या थोड़ा, जरा, जरा सा। जैसे जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यदि जितने शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाए तो वो क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और उतना भी क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जितना पढ़ोगे उतने ही बढ़ोगे। ये सब मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो आप खूब सारे एग्जाम्पल अपने आप से लिख सकते हो। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के ऊपर चर्चा करेंगे। अगला प्रकार पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण का चौथा प्रकार होगा कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ परिभाषा। ये किसको बताएगा? क्रिया के होने का ढंग या तरीका। तो ये किसको बताता है? क्रिया के होने के तरीके, या किसको बताएगा? क्रिया के होने का तरीका भी बताएगा, ढंग भी बताएगा, निश्चितता भी बताएगा, अनिश्चितता भी बताएगा। ऐसे अभी मैंने शब्द लिखवाए थे आपको। यानी कि और किसको बताएगा? ये स्वीकृति को। ये शब्द मैंने सभी लिखवा दिए हैं। स्वीकृति, निषेधता और निश्चितता, अनिश्चितता, इन शब्दों को बताएगा। जैसे उदाहरण देख लें इसका, देखिएगा, देखना कितना अच्छा एग्जाम्पल लिखूँगा। यहाँ से मैं रोज़ आता जाता हूँ। रोज़ नहीं बोल सकता हूँ दोस्तों, ज़्यादातर आता जाता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ, ट्रेन सरपट भर गई, ट्रेन
फटाफट भर गई, या ऐसा लिख दें सरपट की जगह फटाफट शब्द, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रेन कैसी हुई, फिर सरपट लिख रहा है दोस्तों, ये क्यों बार बार मुझसे हो रहा है। फटाफट शब्द लिखना है, ट्रेन फटाफट भर गई, ट्रेन कैसी भर गई, फटाफट। तो ये क्या है, उसका तरीका है। तो फटाफट शब्द क्या हुआ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे एक शब्द और लिख दूं मैं, उदाहरण। शब्द क्यों दोस्तों, वाक्य न कि शब्द। मोहन सरपट दौड़ता है, ये शब्द लिख रहा था मैं, सरपट दौड़ता है। तो दौड़ने की विशेषता क्या है, सरपट। तो क्रिया कैसे विशेषण है ये, सरपट। मोहन कैसा है, ये सरपट दौड़ता है। तो कौन सा क्रिया विशेषण हुआ, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्रिया विशेषण का पहला प्रकार क्रिया विशेषण को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय को, यानी कि किसको पढ़ेंगे, संबंध बोधक अव्यय को। दूसरा अभिकारी शब्द पढ़ेंगे। पहला अभिकारी शब्द हम पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण। अब दूसरा अभिकारी शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे अगले अभिकारी शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे, संबंध बोधक अव्यय के ऊपर। कौन सा, संबंध बोधक अव्यय या अभिकारी शब्द, संबंध बोधक अव्यय। अभी तक दोस्तों आपको क्या अव्यय समझ में नहीं आया है, तो मैं बता चुका हूँ। अव्यय जिन्हें खर्चे नहीं किया जा सकता है, ना अव्ययम यानी कि ना व्यति अव्ययम, तो उसको अव्यय बोला जाता है। आ का अर्थ होता है नहीं, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, यानी कि जो खर्चे ना किए जा सकें, तो ऐसे शब्दों को अव्यय बोलते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय में क्या होगा, ये संबंध का क्या कराएगा, बोध कराएगा। ये किसका बोध कराता है, संबंध का बोध कराने वाले शब्द। अब ये संबंध का बोध किस किस में संबंध होगा, यानी कि दो संज्ञा या सर्वनाम, दो संज्ञा या सर्वनाम में क्या कराएगा, ये बोध कराएगा या जोड़ने का प्रयास करेगा। दो संज्ञा या सर्वनाम पदों को क्या करता है, ये जोड़ता है। अब दो संज्ञा सर्वनाम पदों को कैसे जोड़ेगा, इसका भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैं लिख दूं, राधा के बिना श्याम अधूरा है, या सीता के बिना, ऐसा लिख दूं। मुझे राम जी का नाम बहुत अच्छा लगता है, सीता के बिना राम अधूरा है। तो ये संबंध का बोध करा रहा है सीता और राम के बिना को अंडरलाइन कर दिया जाए तो ये शब्द क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। तो मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, नहीं तो क्लास थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो सकती है, तो आप पूरी क्लास को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि मैं कम समय में अधिक मटेरियल देने की कोशिश कर रहा हूं और जल्दी से सब्जेक्ट को भी ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे हम अगला सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकें। तो इसमें कैसे कैसे शब्द आएंगे, जैसे हेतु, लिए, कारण। इसमें कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे आपको, जैसे हेतु, लिए, कारण, खातिर, वास्ते। बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, मैं जितना लिखूं उतने ही शब्द क्या हैं, ये कम है। जैसे मारे, चलते और संग या साथ। जैसे मारे, चलते, संग या साथ, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। सहित,
और सहचारण बिना वगैरह से सहित, और लिख दूँ एक दो शब्द सहित, सहचारण। और दोस्तों बिना, बगैर, खातिर, अलावा, बिना, बगैर, खातिर, खातिर शायद मैंने लिख दिया है, अलावा। और दोस्तों अतिरिक्त, वास्ते, बिन, अतिरिक्त। यदि आप याद कर सकते हैं तो याद रख सकते हैं, अतिरिक्त, वास्ते शब्द भी मैं लिख चुका हूँ दोस्तों। बिन, बदले, पलटे एवं, बिन शब्द आ सकता है, बदले शब्द आ सकता है, पलटे शब्द आ सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों। बस आप तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए कि संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पदों को क्या बोला जाता है, संबंध बोधक अव्यय। जैसे आगे, पीछे, दूर, पास, पास, ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आगे, पीछे, दूर, दूर, पास, पास, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। तो वहाँ पर कौन सा क्रिया वो संबंध बोधक अव्यय होगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, यानी कि कौन सा विकारी शब्द होगा, संबंध बोधक अव्यय। तो उम्मीद है आपको संबंध बोधक अव्यय भी समझ में आ चुका होगा। तो ये प्रकार कौन सा था, दूसरा था। अब हम तीसरे प्रकार की चर्चा करेंगे, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय का। तो ये क्या करवाएगा, समूह का बोध करवाएगा। यहीं पर दोस्तों क्या मैं लिख दूं, उम्मीद है आपको यहीं समझ में आ जाएगा। मैं यहीं पर एडजस्ट कर दूंगा। किसको पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय का। तो ये कैसा होगा, समुच्चय का ही अर्थ निकल के आ रहा है कि ये समूह में होगा। तो किसका बोध कराएगा, ये समूह का बोध कराने वाले शब्दों को ऐसा लिख दूं, समूह का बोध कराने वाले शब्द। या इसके लिए देखिएगा दोस्तों, मैं कितना अच्छा आपको पॉइंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। समूह में कौन कौन से वाक्य होते हैं। अभी मैंने आपको वाक्य नहीं पढ़ाया है, जब मैं वाक्य पढ़ा दूंगा तो और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। अभी आप इतना सिर्फ याद रख लीजिए कि इसमें संयुक्त वाक्य आएगा, कौन सा, संयुक्त और मिश्रित, क्योंकि वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। जब मैं पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। संयुक्त, मिश्रित वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं, ऐसा लिख दूं, समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। तो क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे उदाहरण लिख दूं मैं इसमें, देखिएगा कितना अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं मैं। जैसे लिख दूं, राम पढ़ता है लेकिन क्या है, श्याम कहता है, श्याम क्या करता है, सोता है। राम पढ़ता है लेकिन श्याम क्या करता है, सोता है, लेकिन श्याम सोता है। और क्या है, सीता खाना बनाती है। दोस्तों इन दोनों के लिए सीता खाना बनाती है, राम तो बेचारा पढ़ता है, लेकिन श्याम सोता है। देखिएगा लेकिन शब्द आया, ये किसका वाक्य है, संयुक्त या मिश्रित वाक्य का। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि ये इनमें से कौन कौन से शब्द आएंगे। जैसे लेकिन, परंतु, किंतु और। इसके लिए मैं शब्द लिख दूं, कौन कौन से शब्द आएंगे। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु और, अथवा, और, अथवा,
तथा वा एवं, तथा वा शब्द भी आएगा, तथा वा एवं वरन बल्कि, वरन बल्कि फिर और इसमें क्या शब्द आ सकता है, इसलिए, ज्यों, जिसे, इसलिए, ज्यों, जिसे, जिन्हें, जैसे जैसे, जिन्हें, जैसे जैसे, जैसे जैसे, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो वो कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय में देखिए लेकिन शब्द आया था, तो यहाँ से पकड़ सकते हैं, या समूह का, पूरे समूह का ही बोध करा रहा है। जैसे और भी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, अब बना सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो काके की रारे रे नी, वो तो किस में चला जाएगा, संबंध बोधक में, लेकिन हम समुच्चय बोधक का पढ़ रहे हैं। तो जैसे श्याम व राम पढ़ते हैं लेकिन गीता खाना बनाती है, और प्रेमा स्कूल जाती है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो आपने समुच्चय बोधक अव्यय को भी देखा। अब हम अगला विकारी शब्द पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय के ऊपर। अगला विकारी शब्द चौथा कौन सा, विस्मयादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। चौथा प्रकार, लास्ट प्रकार, विस्मयादि बोधक में क्या होगा, आश्चर्य या अचरज का बोध कराने वाले शब्द आएंगे। आश्चर्य, ये क्या करेगा, आश्चर्य या अचरज का बोध कराने वाले शब्द, ऐसे शब्द आएंगे। जैसे उदाहरण लिख दूं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इस चिन्ह से भी आप समझ सकते हैं विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। जब मैं आपको विराम चिन्ह पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कौन सा विस्मयादि बोधक है, कौन सा पूर्ण विराम है, कौन सा अर्ध विराम है, कौन सा अल्प विराम है, कौन सा प्रश्नवाचक है। इस प्रकार से अपन सारे चिन्हों को देखेंगे, यानी कि विराम चिन्हों के, क्योंकि वहाँ से भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ विराम चिन्ह दे करके पूछा जाता है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। तो वाह कैसा, या ये लिख दूँ, वाह क्या दृश्य है, वाह कैसा दृश्य है। तो इसमें वाह शब्द क्या है, आश्चर्य का बोध करा रहा है। तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, इसमें बहुत सारे शब्द, जैसे अरे, अजी, धत तेरे की उपशब्द भी आ सकता है, और बहुत सारे शब्द, और हप शब्द आ सकता है, शाबाश ऐसे शब्द आ सकते हैं, हप, शाबाश। और कौन कौन से शब्द दोस्तों आ जाएंगे, जैसे अरे वाह, अजी सुनते हो, अरे वाह अजी सुनते हो, अजी ऐसे शब्द आएंगे। जैसे अरे वाह ये क्या हो गया, अरे वाह ये क्या हुआ, तो ऐसे शब्द भी आ सकते हैं, यानी कि आपसे उदाहरण दे करके पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों जैसे लिख दूँ, शाबाश आपने अच्छा काम किया, तो वो कौन सा है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि अपना जो अविकारी शब्द था इसके बारे में अपन ने अच्छे से डिटेल से चर्चा की है। अब जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें काल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों निपात रह गया, तो निपात के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए।
वैसे निपात से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से निपात से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा देखिएगा। निपात यानी कि किसी बात पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी बात पर जोर देना क्या कहलाता है? निपात। जैसे वह देखना वह आज ही जाएगा, कल नहीं जाएगा, वो आज ही जाएगा। इस प्रकार से जोर दे रहा है, वह आज ही जाएगा या जाएगी, वह आज ही जाएगी। तो यही शब्द क्या है? निपात है। और भी एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। वह जैसे क्या बना दें, वह यहाँ ही आएगा, वह यहाँ ही आएगा। तो ही शब्द क्या हुआ? ये दोनों निपात हुए। ही नहीं दोस्तों, कोई भी शब्द आ सकता है। मेरे मन में तो जितने एग्जाम्पल चल रहे थे वो मैं आपको लिखता जाता हूँ। तो दोस्तों आप भी बना सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। आपसे और कैसे कैसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं जिस पर जोर दिया जा रहा हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लासें अच्छी लगी हों तो आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें रिप्लाई ज़रूर करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।